फिनटेक कंपनी भारत पे को आप जानते ही होंगे। वही भारत पे जिसके पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर आए दिन चर्चा में रहते हैं। ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के जज भी रह चुके हैं। इस कंपनी में भी बिग बॉस की तरह दांव पे चलते रहते हैं। पहले ग्रोवर पर फाइनेंशियल अनियमितता का आरोप लगा तो उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में इसी कंपनी के सीईओ सुहेल समीर ने भी इस्तीफा दे दिया था और नलिन नेगी कंपनी के अंतरिम सीईओ बनाए गए हैं। अब फिर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कंपनी को भयंकर घाटा हुआ है। कंपनी अचानक से इतने बड़े नुकसान में कैसे चली गई है और कंपनी के आला अफसरान का इस पर कहना क्या है, आज के खर्चा पानी में इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस बार होंगे मुक्केबाज अमित पंघाल। देखिए 7 जनवरी को 12 बजे दी लंदन टॉप ऐप पर। सूचना समाप्त, शो को आगे बढ़ाते हैं। भारत पे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सीईओ के इस्तीफे के बाद भारी भरकम घाटे की खबर के चलते कंपनी फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की खबर बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान कंपनी को 5,594 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह रकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में दर्ज की गई रकम 2,961 करोड़ रुपए से लगभग 89% ज्यादा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत पे का राजस्व 169% बढ़कर 321 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 में 119 करोड़ रुपए था। लेकिन भारी घाटे की खबर के बाद कंपनी का कहना है कि इतना घाटा नहीं हुआ, बल्कि एक अकाउंटिंग नियम के चलते कंपनी को इतना बड़ा घाटा हुआ है। चलिए अब उस अकाउंटिंग के नियम के बारे में भी जान लेते हैं जिसके चलते कंपनी इतने बड़े घाटे में आ गई। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल अफसर यानी सीएफओ नलिन नेगी के मुताबिक भारत पे का जो भारी भरकम घाटा बैलेंस शीट में दिख रहा है वह कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, संक्षेप में कहें तो सीसीपीएस के चलते हुआ है। लेकिन भैया ये तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। इस गुत्थी को सुलझाते हैं एक्सपर्ट के जरिए, सुनिए उनको। सीसीपीएस देखिए एक टर्म है, कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इसको शब्द को ध्यान से समझेंगे तो आपको ही समझ आ जाएगा कि है क्या एक्चुअल में। ये जब स्टार्टअप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप हमारे पैसे को कल इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हम आपके पार्टनर बनना चाहेंगे। तो अपना पैसा तो रखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, पर वो दूसरे इक्विटी शेयर से इनको प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा कंपनी लॉ में प्रोविजन है। तो वो क्या करते हैं कि आप जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एक टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद हमारी ऑप्शन होगी कि हम आपके पास इक्विटी में जाना चाहते हैं या हम अपना पैसा वापस ले लें। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये तो है आपके उस सवाल का जवाब जो आप सीसीपीएस जिसकी बात कर रहे हैं कि वो स्टार्टअप जो ये इन्वेस्टर जो है, स्टार्टअप नहीं कहूंगा, जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया मेरे और आपके साथ, वो कहते हैं कि हमें 3 साल के बाद या हमारी मर्जी होगी कि हम इक्विटी में जाना चाहेंगे, नहीं तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिएगा। ये कंपल्सरी कन्वर्टिबल है। तो एक समय के साथ निश्चित सीमा के अंदर वो ऐसा एक प्रावधान कंपनीज एक्ट में दिया गया। स्टार्टअप्स को आमतौर पर ऐसा निवेश मिलता है जिसमें रीपेमेंट या बायबैक जैसी शर्तें जुड़ी होती हैं। इसके अलावा आईपीओ की स्थिति में इसे कॉमन स्टॉक या स्टैंडर्ड इक्विटी शेयरों में भी बदला जा सकता है। अब यही भारत पे के मामले में दिक्कत ये हुई कि सीसीपीएस के फेयर वैल्यूएशन के किसी भी बदलाव को देनदारी के तौर पर लिया जाएगा। जैसे कि अगर एक कंपनी की वैल्यू किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ डॉलर करीब 82,075 करोड़ रुपए से बढ़कर 300 करोड़ डॉलर यानी कि 24,822 करोड़ रुपए हो जाती है और सीसीपीएस की वैल्यू करीब 83,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए होती है, तो अकाउंटिंग के नियमों के मुताबिक सीसीपीएस की बड़ी वैल्यू यानी 1,65,000 में देनदारी होगी। लगे हाथ अब ये भी जान लेते हैं कि भारत पे के घाटे में सीसीपीएस की कितनी हिस्सेदारी है। बड़े स्टार्टअप्स घाटे से बचने के लिए सीसीपीएस के प्रावधानों में बायबैक राइट्स को जोड़ने से इनकार करते हैं। अगस्त 2021 में भारत पे ने सीसीपीएस के क्लॉज में बदलाव कर बायबैक राइट्स हटा दिए थे और उस समय इस कंपनी की कमान अशनीर ग्रोवर के हाथ में थी। हालांकि इससे पहले सीसीपीएस में यह था तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में फिनटेक कंपनी को जो 5,594 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है उसमें सीसीपीएस के फेयर वैल्यू में बदलाव की हिस्सेदारी 4,782 करोड़ रुपए है। इस बारे में कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल अधिकारी नलिन नेगी ने कहा है, अगर सीसीपीएस वाली लायबिलिटी को हटा दिया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत पे को
277 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2022 में 811 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीसीपीएस को लायबिलिटी से इक्विटी में बदला जाएगा। कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसे नए बिजनेस सेगमेंट्स स्वाइप और पोस्ट पे के लिए निवेश चाहिए। इस पर भी एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं, सुनिए उन्हें। बेसिकली क्या है कि जितनी भी आजकल नई कंपनी जो बनती हैं वो दो तरह से काम करती हैं। एक तो उनकी हमारे वक्त में जो, अगर मैं अपने वक्त को इसलिए कह रहा हूं, मैं 50 साल से ऊपर की उम्र का व्यक्ति हूं तो ऑर्थोडॉक्स मैथमेटिक्स पढ़ा, तो हम ये कहा करते थे कि कमाया कितना। आज जो लोग बिजनेस करते हैं वो कमाने से ज्यादा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई। तो एक वैल्यूएशन और एक प्रॉफिटेबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। तो घाटे को देख करके हमको लगता है घाटा लग गया, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर चली जाती है। इस केस में इस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन की 3 अगस्त 2021 को, जिसके अंदर उन्होंने $370 मिलियन जो बनते हैं कोई 2700 करोड़ के आसपास, वो इन्होंने मार्केट से उठाए। तो उसलिए कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाया उस वक्त 3 अगस्त 2021 को। लेकिन उसके साथ साथ 4 अगस्त 2021 को जो कन्वर्टिबल शेयर्स वाले लोग थे, उन्होंने कहा हमको भी इक्विटी दे दीजिए, क्योंकि कंपनी उन दिनों आईपीओ में जाना चाह रही थी। तो ये उसी से सेम वही अश्नीर ग्रोवर साहब का खेल है। तो उन्होंने उसको जो है कन्वर्ट कर लिया अपने आप को इक्विटी शेयर्स में। अब हुआ क्या कि जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स थे वो एक कम वैल्यू के थे, लेकिन जब कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन ही बढ़ गई और उन्होंने उसके बदले में अपने आप को उस इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, तो क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू के शेयर उनको देने पड़े और उनका पैसा कम लगा था, तो अब मजबूरी थी कंपनी के पास, उसको घाटा मानना पड़ा। ऐसा इंड एएस जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये कहते हैं कि आपको ऐसा इसको लॉस मानना पड़ेगा। तो ये 4700 करोड़ का घाटा ये वो वाला है कि जिसके अंदर जो कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले लोग थे उन्होंने उसके बदले में इक्विटी ले ली। लेकिन ये 3 अगस्त को वैल्यूएशन हुई थी और 4 अगस्त को ही उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो जो वैल्यूएशन वो वाली उस वक्त थी उसी के बेसिस के ऊपर ये सब किया गया। तो कंपनी का ऑपरेशनल जो घाटा है, जो काम धंधा कर करके जो घाटा होता है, वो तो है 811 करोड़। हालांकि वो भी पिछले साल के 270 करोड़ से बढ़ के 811 करोड़ हुआ है। पिछले साल जनवरी से अश्नीर ग्रोवर और भारत पे के बीच विवाद शुरू होने के बाद से कंपनी अब तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। ग्रोवर के इस्तीफा देने के बाद पिछले 1 साल में कंपनी के कई बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में कंपनी के सीईओ सुहेल समीन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नलिन नेगी को भारत पे का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। पिछले महीने 3 सीनियर अधिकारियों ने चीफ टेक्निकल ऑफिसर विजय अग्रवाल, पोस्ट पे हेड नेहुल मल्होत्रा और लेंडिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रजन जैन कंपनी से इस्तीफा दे चुके थे। पिछले साल जून में कंपनी के चीफ रेवेन्यू अफसर निशीत शर्मा ने भी कंपनी को अलविदा कह दिया था। आपको बता दें कि भारत पे ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी पर कंपनी फंड में हेराफेरी करने के आरोप लगाए हैं और कथित धोखाधड़ी एवं हेराफेरी की क्षतिपूर्ति के तौर पर 88.67 करोड़ रुपए हट जाने की मांग की है। भारत पे ने ग्रोवर दंपति के खिलाफ न्यायालय से आपराधिक शिकायत करते हुए कहा कि अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी तथा अन्य परिजनों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सर्विस देने वाले काल्पनिक वेंडर बनाए और उनसे बिना कुछ खरीदे ही उन्हें 71.7 करोड़ का भुगतान किया। इसके अलावा 7.7 करोड़ रुपए भर्ती और जीएसटी पेनल्टी के नाम पर अपने ही परिवार को बांटे। कंपनी ने ग्रोवर परिवार के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज कराए हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होगी। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।